हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात जो करने वाले हैं ये मोल कंसेप्ट के फोर्थ लेक्चर की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर एक नया टॉपिक की बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। और ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है जिसपे कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी भी होते हैं, कई बार सिंपल कैलकुलेशन भी होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने कौन से दो टॉपिक की बात करी? परसेंटेज कैलकुलेशन। मान लो कोई भी कंपाउंड, मान लो HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज मास क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज मास क्या होगा, ये सारी बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो पहला टॉपिक जो आज की क्लास का है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको परसेंटेज चाहिए, जिसका भी परसेंटेज चाहिए, उस एलिमेंट का मास, उस कंपोनेंट का मास आप ऊपर रख बाय टोटल मास कह लो, या उस कंपाउंड का मोलर मास भी ले सकते हैं। और परसेंटेज की बात है तो 100 से तो हमें करना ही पड़ेगा। मतलब इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखोगे। और बहुत ही वैरायटीज के इसमें सवाल आते भी हैं और आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में। आपको जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो परसेंटेज के काफी सारे सवाल मिल जाएंगे और परसेंटेज से ही जुड़े हुए एम्पिरिकल भी आपको मिलेंगे। चलो जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल CaCO3, इसको आप लाइमस्टोन कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हर एक एलिमेंट का मुझे परसेंटेज चाहिए, कैल्शियम का भी चाहिए, कार्बन का भी चाहिए, ऑक्सीजन का भी चाहिए। अगर मुझे कैल्शियम का परसेंटेज चाहिए तो आप देखो कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो सबसे पहले हमें इस कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम चाहिए और उसके बाद उसके एक एटॉमिक मास, उस एटम का एटॉमिक मास ले लो, अपॉन में मोलर मास ऑफ द CaCO3 की बात आप कर सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय 100 आप देख सकते हो उसे। अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम 1 है, 1 का मास 40 हो गया, और टोटल मास जोड़ो इसको, कैल्शियम इज 40, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन का 3 है, 16 को मल्टीप्लाई कर दो और इंटू 100, सो 40 अपॉन 100 इंटू 100 कितने परसेंटेज हो गए? 40%। एज सिमिलर हम लोग कार्बन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखो कार्बन, इसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। तो आप इसे क्या कर सकते हो, 1, 1 का मास क्या हो गया? 12। टोटल मास तो मैंने इधर निकाल ही रखा है तो 100 हो गए। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करने की कोई नीड है नहीं, आप इसको सिंपल सा लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो ये 12% हो गए। एज सिमिलर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लो। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, 1 का मास 16 अपॉन 100 इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 48% की बात आप कर। मतलब किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का अगर परसेंटेज चाहिए तो आप इस तरीके से जा सकते। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे नाइट्रिक एसिड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट का। आप देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 है तो 1 का मास होता भी 1 है, और इन पूरे को अगर देख लूं, पूरे का मोलर मास क्या होगा? 63, और इंटू 100 परसेंटेज है, तो इसके परसेंटेज कितने बन गए आपके? 100 अपॉन 63%। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। एज सिमिलर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, आप देखो नाइट्रोजन यहां भी आपके 1 है, 1 नाइट्रोजन का मास कितने हो गए? 40। अब इनको फिर से तुम देखोगे 63 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100 सॉल्व करो, मैथमेटिकल अप्रोच सही रखोगे, न्यूमेरिकल के आंसर सही आ जाएंगे आपके। एज सिमिलर में अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना चाहता हूं, 3 ऑक्सीजन है, 1 का मास है 16 अपॉन 63 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो हर एक एलिमेंट के परसेंटेज आपको फाइंड आउट कर सकते। देखो ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, कोई भी सिंपल कंपाउंड दे दे, हर एक एलिमेंट के परसेंटेज निकालो। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कोई भी एक आयनिक सॉल्ट दे देगा, बोलेगा कैटायंस का परसेंटेज निकालो, एनायंस का परसेंटेज निकालो, उसको भी ट्राई करने वाले हैं। कई बार क्या बोलेगा, ब्लू विट्रोल दे देगा, वाटर का परसेंटेज निकालो, वॉशिंग सोडा दे देगा, वाटर का परसेंटेज निकालो। जरा देखते हैं इसे भी एक बार। आप देखो ये सवाल आपके लिए, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एटम इन द Na2SO4। एज सिमिलरली आप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज चाहिए। अगर यहाँ पे सोडियम के परसेंटेज की बात करो तो एक सोडियम का मास हो गया तुम्हारा
23, और यहाँ पे 2 सोडियम है, ये एक चीज लिखनी पड़ेगी आपको, पूरे का मास मानो तो इसके मास हो गए 46 और ये तुम्हारे 32, ऑक्सीजन 64, एक का 16, 4 का 64 हो गया, मल्टीप्लाई बाय देयर 100, इसको आप सॉल्व कर लो, परसेंटेज ऑफ सोडियम आपके आ गए। एज सिमिलर आप परसेंटेज ऑफ सल्फर भी निकाल सकते हो। सल्फर एक है, एक सल्फर का मास हो गया 32 अपॉन में 46 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100। इसमें मैं बात अगर कर दूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक का 16, 4 हो गए अपॉन 46 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो। आप जरा इन सवाल को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। इस बार हर एक एलिमेंट का नहीं निकालना, इस बार केवल वाटर का परसेंटेज फाइंड आउट करने। आप देखिए ये है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। अगर हमें सवाल में ये कहा गया कि भैया तुम वाटर का परसेंटेज निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर के मास को फोकस करो आप। अगर मुझे इस सवाल में ये कहा गया कि वाटर का परसेंटेज, मतलब वाटर कितने मोल हैं 10 और एक वाटर का मास है 18 ग्राम पर मोल, मैं टोटल मास को ऐड कर लो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन 1 का 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16 और प्लस, चूंकि देखो यहाँ डॉट है, डॉट मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो एडिशन। अब 10 वाटर मॉलिक्यूल है तो 10 इंटू क्या लिखोगे 18 इंटू 100। थोड़ा लेंदी है ये, मैं एग्री करता हूँ, बट हमें करने तो पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूँ मोल कंसेप्ट बहुत ही क्रूशियल पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये हर चीज आपको सिखा देगा, बेसिक से लेकर के हर तरीके के कैलकुलेशन आपको समझाएगा। तो मूल कंसेप्ट को हमें ज्यादा फोकस करने की नीड है। आप फिर से एक सवाल देख सकते, थोड़ा सा अब एंट्रेंस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप देखो इसे, अभी तक जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था वो एनसीईआरटी डिपेंडेंट था, स्कूल डिपेंडेंट था। आप देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट। मतलब कैफीन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम बताओ। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि सर कैफीन दे रखा है, अब वो दिमाग लगाना ये शुरू करते हैं कि भैया कैफीन का मोलर मास क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा। इसकी कोई नीड ही नहीं है, फॉर्मूले की कोई नीड ही नहीं है। समझाता हूँ क्यों। देखो हमारा एक सब्सटेंस है जो कि वो कैफीन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसके फॉर्मूले की नीड भी नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। हमें इसका चाहिए इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम किसके हैं बताओ, नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का मास परसेंटेज भी दे रखा है। और इस कैफीन का जो मोलर मास है, आप देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, मोलर मास इज 194। अब आप बताओ अगर इस कैफीन में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको चाहिए तो कैसे लिखोगे। परसेंटेज ऑफ अगर नाइट्रोजन चाहिए तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, अभी जस्ट मैंने बताया था, इनटू एक नाइट्रोजन का मास क्या होता है 14 एग्जैक्टली, अपॉन में मोलर मास कर सकता हूं और मल्टीप्लाई 100। अब देखो इस तरह के सवाल को में भी वही सीखना है जो हमने परसेंटेज सीखा। नाइट्रोजन के परसेंटेज दे रखे तो समझना पड़ेगा आपको 28.9%, और इस पूरी कैफीन का मोलर मास दे रखा है 194, और कह रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे। अब आप देखो नाइट्रोजन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 28.9। अब इसमें इसका जो है नंबर ऑफ एटम को आप x मान सकते हो, एक नाइट्रोजन का मास 14, और आप देखो मोलर मास आपके कितने दे रखे हैं 194 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1400 x इज इक्वल टू 28.9 मल्टीप्लाई बाय 194। अब इसको x निकालना चाहते हो तो 28.9 मल्टीप्लाई बाय 194 अपॉन में क्या लिखोगे 1400। इसको अगर सॉल्व कर लो तो आई थिंक आंसर जो है ये 4 आ सकते हैं, 4 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार करा रखा है, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन बैचेस में। तो इसके आंसर क्या हो गए 4। मैं एक बार फिर से समरी बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे अब पता है कि आप 11th में हो। 11th के बच्चों को इन सब क्वेश्चनों से बहुत डर लगता है। सवाल में क्या बोला कि एक सब्सटेंस है, कोई भी एक अननोन सब्सटेंस है, कैफीन है। कल को तुम्हें कह दे कि कोई ड्रग्स है, ड्रग्स में ये एटम है। कल को कि तुम्हें कह दे कि एक कंपाउंड है जो नाम है उसका मिथाइल ऑरेंज, बोलेगा। तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना उसमें मोलर
फॉर्मूले को लेकर के टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। या तो मास दे रखा है या तो मास पूछेगा तुमसे, सिंपल फॉर्मूले को समझना है। तो कैफीन के मोलर मास हमारा 194, इसमें नाइट्रोजन के जो मास है 28.9। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉफीन में। सिंपल मैंने परसेंटेज कंसेप्ट लगा दिया। चलो अब इसी तरह के एक सवाल और हम लोग ट्राई करते हैं, ध्यान दो। ये भी पीवाईक्यू के सवाल है, पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो। कॉर्टिसोन एक हार्मोन है, इज ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कॉर्टिसोन के भीतर में 21 एटम है कार्बन का। आप समझो क्वेश्चन कहां जा रहा है, नंबर ऑफ एटम। अब कह रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑफ कॉर्टिसोन इज 69.98%। मतलब उसमें जो कार्बन का मास परसेंटेज है इतने हैं। एंड द व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कॉर्टिसोन। फिर से वही कहानी है, मैं बार बार कहता हूं, अगर कॉर्टिसोन कहा गया तो फॉर्मूला लेके नहीं अपने को परेशान होना है। ये लो, ये देखो कैसे, ये हमारा एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोन। हमें इसके फॉर्मूले से क्या ही लेना देना, कोई लेना देना नहीं। अब आप बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा 69 पॉइंट, ये देखो जी। तो क्या मैं सिंपल लिख सकता हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन? कैसे लिखेंगे जरा सोचो। उस कॉर्टिसोन में कितने एटम है कार्बन के, और एक कार्बन का मास होता है 12। अपॉन में क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन, और इनटू क्या लिखोगे 100। सिंपल वही फॉर्मूले। मैं बार बार कह रहा हूं मोलर फॉर्मूले से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारे कितने हैं, 69.98 है। और नंबर ऑफ एटम देखो कार्बन के कितने, 21 एटम है, एक का मास 12। मोलर मास को x मानो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो 69.98 x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 100। ये डेसिमल कहीं से आ गया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लोगे, x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 100। अपॉन में क्या लिखोगे 69.98। इसको अगर सॉल्व करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या हो जाएंगे बताओ, 360.1 तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो अब आई थिंक इतने सवाल समझाने के बाद मैं ये समझ सकता हूं कि अब इस तरह के सवाल में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे सवाल आते, हीमोग्लोबिन के सवाल आ जाएंगे, मिथाइल ऑरेंज के आ जाएंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन आप समझ। अब इसी टॉपिक से एक नया टॉपिक लिंक होता है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, ये टॉपिक भी कुछ इसकी तरह या इससे ज्यादा ही मैथमेटिकल अप्रोच है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। कैसे समझ में आएंगी समझाता हूं। देखो, अब धीरे धीरे हम लोग मूल कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक है एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, आप ध्यान से थियरी को पहले समझना। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। आप देखो इस ग्लूकोज, अच्छा इस ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम होने चाहिए, 6। हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए, 12। ऑक्सीजन के भी 6। मतलब एक मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कम से कम कार्बन 1, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 1 चाहिए एनी हाउ। जब तक इस रेशियो में हम लोग इन एलिमेंट्स को नहीं मिलाएंगे, एक मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो दिस इज द एक्चुअल रेशियो। मतलब आप ये बोल सकते हो एक ऐसा फॉर्मूला जहां पे एटम अपने एक्चुअल रेशियो में मौजूद है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड ग्लूकोज हो सकता है? क्या आप इसे ग्लूकोज कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन यहां होना चाहिए 6, कार्बन यहां पे है 5, एक्चुअल रेशियो है ही नहीं। हाइड्रोजन है 10, होना चाहिए 12, है 10, तो एक्चुअल रेशियो बिल्कुल भी नहीं मिला। होना चाहिए 6, चलो इसको, चलो एक एटम तो चलो मिल गया, बट एक एटम से तो बात बनेगी नहीं। उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एटम का एक्चुअल रेशियो होना चाहिए। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसे क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हो, क्योंकि ये अपने एक्चुअल रेशियो में मौजूद है। अब जरा देखते हैं कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। सॉरी, ध्यान से देखो। चलो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। अब इसका सिंपल रेशियो देखते हैं बच्चों। सबसे सिंपल रेशियो क्या होगा, 1 to
1, मतलब 1:2:1। क्या इससे सिंपल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो भी कह सकते हो। जब किसी भी फॉर्मूले में एटम अपने सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद हो तो उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? बोलो बच्चा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इसका मतलब इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O हो जाएगा। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, वो लिख दिया, ऑक्सीजन 1 है। देखो फाइनली मैं अगर आपको समराइज करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब वो फॉर्मूला आप समझो जहां पे एटम अपने एक्चुअल रेशियो में मौजूद। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, कई बार सवाल ये आते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेंगे बताओ कौन से इसमें एम्पिरिकल है, कौन सा मॉलिक्यूलर है। जरा उसको ट्राई करते हैं, पहले ध्यान दे। C6H12O6। देखो ये 6 है, ये 12 है और ये 6। जब भी ऐसे सवाल हो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एटम को लिखो और मैथमेटिकली ट्राई करो, क्या मैं इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो कर सकता हूं। सिंपल रेशियो क्या हो गए? 1:2:1। इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे। मतलब फाइनली मैं अगर बात करता हूं ये कि जिस फॉर्मूले का सिंपल रेशियो बन सकता है उसे आप कह सकते हो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट पॉइंट। जरा इसको देखो, C2H3N एक कंपाउंड है मान ले, क्या इसको आप सिंपल रेशियो में ले पाओगे? नहीं। इसका मतलब जिसका सिंपल रेशियो में नहीं हो सकता है आप उसे दोनों बोल सकते हो कि वो मॉलिक्यूलर भी है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। बोथ फॉर्मूले हैं वो, आप उसे मॉलिक्यूलर भी कह सकते हो और एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों की बात कर सकते हो। सिंपल सी बात। मतलब जो सिंपल रेशियो में आ सकता है उसे मॉलिक्यूलर, और जो सिंपल रेशियो में नहीं आ सकता है उसे आप मॉलिक्यूलर की बात भी कर लो और एम्पिरिकल की बात कर लो, दोनों ही चलेगा। बिल्कुल। अब जरा ध्यान देना, कुछ चीजें जो आपको हेल्प करेगी समझना। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये N क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये C6 है, H12O6, ये ग्लूकोज, ये कंपाउंड हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जो मैं वेट इसका निकालूंगा उस वेट को मैं मॉलिक्यूलर वेट बोलने वाला हूं। अब इसका मोलर वेट देखो, निकाल के देखोगे तो 180 आ जाएगा। सो दिस इज द मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, CH2O। अगर मैं इसको देखता हूं तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, सब मिला के 30 हो गए। इसे आप कह सकते हो एम्पिरिकल वेट कह सकते हो। अब सोचो, आपके पास मोलर वेट है, आपके पास एम्पिरिकल वेट है, आप इस N को फाइंड आउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। 180 is equal to N into 30. So N will be 180/30 और ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब बताओ, अगर ये N आ चुका है तो अब अगर मुझे मोलर फॉर्मूला चाहिए तो 6 यहां रख सकते हो, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का ये है। तो आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, तो C6H12O6। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, उसी एम्पिरिकल से वही मॉलिक्यूलर और वही मॉलिक्यूलर से वही एम्पिरिकल भी आ गया। तो आपको ये दो फॉर्मूले हमेशा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा जो हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। हाँ, एक फॉर्मूले और है जो आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। 4 तरह के डेंसिटी होते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड द वेपर डेंसिटी। तो इस थियरी में थोड़े बहुत वेपर डेंसिटी का काम आ सकता है, तो जरा मैं उसको समझा देता हूं। किसी भी सब्सटेंस का अगर मोलर मास चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी कर दे। अगर वेपर डेंसिटी पता हो तो हम उससे मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो देखो जी, अभी तक जो है ये तो इसके थियोरेटिकल अप्रोच की बात हो गई। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि क्या थियोरेटिकल अप्रोच थी। ध्यान से देखना, किसी भी फॉर्मूला में जो एटम का एक्चुअल रेशियो मौजूद है उसे आप कहोगे मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट किसी भी फॉर्मूले में अगर सिंपलेस्ट रेशियो मौजूद है उसे आप कहोगे एम्पिरिकल फॉर्म। जिसका सिंपलेस्ट रेशियो आ सकता है वो मॉलिक्यूलर होगा, जिसका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ सकता है वो मॉलिक्यूलर भी होगा और एम्पिरिकल दोनों हो। 3 मैंने कंसेप्ट समझा है, उसको याद रखना। अब जरा इस पे मैं कुछ सवाल जवाब की बात करता हूं जिससे आपके कंसेप्ट और एलेबोरेट हो जाएंगे। ध्यान से देखोगे, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ज्यादा ही कैलकुलेटिव पार्ट है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके पास क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड containing 50%
एलिमेंट x, हाँ, जिसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है 10 एंड 50% एलिमेंट y जिसका एटॉमिक मास दे रखा है 20। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के भीतर, इस कंपाउंड के भीतर में दो एलिमेंट है, एक है x एक है y, और दोनों का परसेंटेज मास दे रखा है, मतलब उसका मास दे रखा है। अगर कहता है x जो है 50% है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, और दोनों के एटॉमिक मास है। तो अब ये बहुत बेसिक सवाल है, इसको मैं समझाता हूं कि सॉल्व कैसे करें। ध्यान से देखो, जब भी ऐसे सवाल हो कुछ कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में क्या लिखना है आपको? एलिमेंट। अच्छा बताओ एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास में? x और y है, ये लिख दिया मैंने। दूसरे कॉलम में क्या लिखने हैं? परसेंटेज। बताओ x के कितने परसेंटेज है? 50, और y भी कितने हैं? 50। थर्ड कॉलम में देखो क्या लिखने हैं? जो परसेंटेज दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, मतलब 50 बाय, अब देखो x का एटॉमिक मास 10 है, 50/10। अब y का एटॉमिक मास कितने हैं? 20। यहां मैथमेटिक्स बहुत ही प्रिसाइजली करना होगा, थोड़ी गलती आंसर गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ 10 5 जा, इसको कैसे लिखोगे? 2.5, आई थिंक 2.5 ही आएगा, 22 जा 40, हाँ ठीक है। अब देखोगे लास्ट कॉलम में क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आया, मतलब ये दोनों रिजल्ट है, उसको डिवाइड कर देना है मिनिमम वैल्यू से। इस दोनों का जो सबसे कम वैल्यू होगा उससे डिवाइड करके हमें सबसे सिंपल रेशियो निकालना है। अब आप देखो 5 और 2.5 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 2.5 है। तो आपको क्या करना है? 5/2.5 एंड द 2.5/2.5, ये 1 और ये 2, फाइनली एक सिंपल इंटीजर में आ चुका है। अब इसका मतलब x कितने हो गए? 2, x के आगे 2 लिख दिया, और y कितने हो गए? 1। सो आंसर विल बी x2y। देखो ऑप्शन में कहीं है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, जब भी इस तरीके के सवाल हो कि परसेंटेज दे रखा है, उसका एटॉमिक मास दे रखा है, सबसे पहले 4 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में ध्यान से सुनना, एलिमेंट लिखो, एलिमेंट में x और y लिख दिया। दूसरे में परसेंटेज लिखो, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा। थर्ड में क्या लिखना है? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो, कर दिया। 50/10 कर 5 हो गए, 50/20 2.5 हो गया। अब जो रिजल्ट आया उसको मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो। 5 एंड 2.5 में छोटा वैल्यू कौन सा है? 2.5 होगा। इसको 2 से कर दे, इसको 1 से कर दिया, x हमारे 2 हो गए, y हमारे 1 हो गए, एंड आंसर इज x2y। ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़े कंसेप्ट बदलता हूं मैं। देखो ये टॉपिक में मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अब देखो क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट और उनके परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं 10, 60, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द एम्पिरिकल वेट। फिर से परसेंटेज की बात हो गई, तो फिर से इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो कॉलम वाइज मेथड से करना होगा। ध्यान से देखो, फिर से एक बार देखो, सबसे पहले कॉलम में क्या रखो? एलिमेंट रखो। अच्छा एलिमेंट कौन से हैं? इस बार एक नहीं 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और मैं बार बार कहता हूं इस टॉपिक में मैथमेटिक्स बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। जब भी कोई रेशियो करोगे तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 वैल्यू तुम्हें लेने होंगे, कम से कम 2 वैल्यू। अब देखो इसमें क्या लिखना है सेकंड कॉलम में? एज यू नो परसेंटेज बताओ कितने हैं? एक का 60 है, एक का 10 है, एक का 30 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको देखोगे परसेंटेज बाय, अगले कॉलम में क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। बताओ 60 और कार्बन के मास कितने हो जाएंगे? 12, तो 60/12 ये 5 हो गया। 10/1 ये हमारा 10 हो गया, एंड द 30/16 दिस इज 1.87। अब लास्ट पार्ट क्या करना पड़ेगा अपने को? इन एलिमेंट का सिंपल इंटीजर निकालना पड़ेगा। और मैंने क्या तरीका आपको समझाया कि जो भी रिजल्ट आया उसको मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर दो। मतलब जो रिजल्ट हमारा ये आया उसको मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो। 5/1.87, 10/1.87 एंड द 1.87/1.87, ये तो हमारा बहुत आसान हो गया 1। अब इस 2 को सॉल्व कर सकते हो, जरा सोचो कितने सॉल्व होके आएंगे। इसको अगर सॉल्व करते हो तो 2.67,
इसको सॉल्व करते हो 5.34। अब देखो इसको राउंड ऑफ करने का तरीका, 0.67 जो है 0.5 से बड़ा है। अगर 0.67 0.5 से बड़ा है, इसको आप 3 मान सकते हो राउंड ऑफ करके। अच्छा 0.34 जो है ये 0.5 से छोटा है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 5 मान लो, और ये तो 1 ही रहेगा। अब बताओ, कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से आप एम्पिरिकल मास निकाल सकते हो। अगर एम्पिरिकल मास निकालना है तो बताओ, यहाँ पे एक कार्बन का 12 और ये 3 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गए, ये 36 हो गया, ये 5 हो गया। मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स जितना बढ़िया उतना काम बढ़िया होगा। दिस इज द ग्राम पर मोल की बात कर। तो परसेंटेज जब भी सवाल आए तो इस तरीके से आप डील कर सकते। जरा कुछ इनसे अलग क्वेश्चन, ये तो भाई बेसिक सवाल थे। फिर से देखो, कई बार ऐसे भी सवाल आएंगे, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनाडियम ऑक्साइड। वेनाडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 51 होता है। इफ 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब वेनाडियम ऑक्साइड, कंटेन 1.53 ग्राम ऑफ द मेटल, मतलब उस ऑक्साइड में मेटल का जो मास है वो 1.53 ग्राम है। एक बार ट्राई कर सकते हो, करो, कोशिश करो एक बार। चलो मैं समझाता हूं। हमारे पास एक ऑक्साइड है, इसको कहते हैं वेनाडियम ऑक्साइड। कोई भी ऑक्साइड कह सकता, कल को कॉपर ऑक्साइड बोल ले। अच्छा, वेनाडियम का सिंबल क्या है, कैपिटल वी, और उसके साथ ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। बड़ा सिंपल है। देखो कहते हैं 2.7 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, मतलब इस वेनाडियम ऑक्साइड का जो मेटल ऑक्साइड का वेट है, मेटल ऑक्साइड वेट इज 2.74 ग्राम, और उस ऑक्साइड में मेटल इतने हैं, वेट ऑफ मेटल इज 1.53 ग्राम। ये है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बताओ इसमें से क्या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अब जरा सोचो, अगर मेटल ऑक्साइड का मास ये है तो मेटल का ये, तो ऑक्साइड ऑक्सीजन का मास क्या होगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे तो मेटल ऑक्साइड के वेट में से मेटल के वेट को माइनस करो, इसका मतलब क्या होने वाला है 2.74 माइनस आप लिख सकते हो 1.53। बताओ अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितने होने वाले हैं, जरा देखो। 4 में से 3 गए तो 1 हो गए तुम्हारे, ये 2 हो गया और ये 1, इतने ग्राम हो, आई थिंक इतने ही होंगे। 3 1 4 5 2 7 1 1 2 1.12 ग्राम। अब दोनों का वेट आ गया, इस मेटल का वेट भी आ गया और इस ऑक्सीजन का भी वेट आ गया। तो सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेते हैं, बेहतर होगा इस तरह के सवाल को डील करने के लिए। अब बताओ कि अगर मैं मोल ऑफ वेनाडियम निकालता हूं, देखो वेनाडियम का मास कितने हैं 1.53 और एटॉमिक मास 51 है। सिमिलरली मैं मोल ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकता हूं। आप देखो ऑक्सीजन में क्या कहानी है, 1.21 अपॉन में 16 कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.03 और इसको सॉल्व करते हो तो 0.0754 या 6 आएगा, कोई बात, इतना चलने वाला है। अब ये दोनों के मोल आ गए, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा था दोनों के छोटे वैल्यू में से डिवाइड करो तो 0.03 अपॉन 0.03 और इसको अगर सॉल्व करते हो 0.075 अपॉन में 0.03। अब देखो जी ये 1 हो गया और ये करीब करीब 2.5 हो गया। अब मेटल हमारा 1 हो गया और ऑक्साइड हमारा 2.5 हो गया। अब दिक्कत यहाँ पे 2.5 को लेकर के, ना तो आप 3 ले सकते हो ना तो 2 ले सकते हो। जब इस तरह का सिनेरियो हो तो देखो क्या करते हैं, ये हमारा 2.5 है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि कंप्लीट इंटीजर में आ जाए। अब ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास वेनाडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 5 हो गया, एंड आंसर इज V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। और वेनाडियम पेंटाऑक्साइड एक तरीके का कैटलिस्ट है। पी ब्लॉक में अब तो बहुत सारे पी ब्लॉक के कंपाउंड सिलेबस से एनटीए ने हटा रखा है, बट पी ब्लॉक में वेनाडियम पेंटाऑक्साइड का बहुत ही जगह पे यूज था। एंड द बेस्ट आंसर क्या होने वाला है, V2O5। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले से अभी मैंने 2-3 तरह के सवाल की बात करा। परसेंटेज दे रखे हो, कॉलम वाइज कर लो। अगर वेट का टर्म दे रखो, सिंपल तरीका, पहले दोनों का वेट निकालो, दोनों का मोल निकालो, सबसे छोटे वैल्यू को डिवाइड कर दो, तरीका ये भी वही जा रहा है। अब थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को हम लोग बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है कंबसन। कंबसन के बिहाफ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और एनसीईआरटी में इसी
फंडामेंटल पे एक सवाल भी दे रखा है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, इसको हम एक बार करके समझाता हूं कि कैसे आप इसको डील कर सकते हो। देखो भाई, कह रहा है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबसन। कंबसन का मतलब क्या हो गया? जलना। ऑक्सीजन के साथ बर्न करो तो कंबसन हो गए वो, करेक्ट पॉइंट। अच्छा, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ द CO2। देखो, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आए हो, हाइड्रोकार्बन, जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। हमने इसको कंबसन करा लिया, ठीक है। कंबसन के बाद क्या बन गया? CO2 एंड वाटर, वही तो बोल रहा है। अच्छा बताओ, CO2 के वेट कितने ग्राम है? 3.08 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। और वाटर का वेट देखो कितने ग्राम है आपके पास में है? 0.72 ग्राम। मैं बार बार कहता हूं, जब भी वेट दे रखा हो तो सबसे पहले क्या निकाल के दिखाओ? मोल निकालो। चलो, सबसे पहले मैं मोल ऑफ CO2 निकाल लेता हूं। बताओ जी, CO2 का वेट कितने हैं? 3.08 ग्राम गिवन, और मोलर मास 44। एज सिमिलर हमें मोल ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? वाटर का मोल निकाल लो। बताओ, 0.72 अपॉन वाटर का मोलर मास कितने हो गए? बताओ, इतने हो गए 18। अब इसको सॉल्व करो, जो भी सॉल्व करके आएगा। देखो जी, अब आप देखो यहां पे एक CO2 में एक कार्बन के एटम, एक मोल में एक एटम। अब चाहे जितने मोल आ रहे हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से समझा सकता हूं कि भाई 1 मोल में एक कार्बन एटम है, तो बताओ इतने मोल में कितने एटम्स होंगे? 3.08 अपॉन 44। तो बताओ क्या लिखोगे? 3.08 अपॉन 44, और इनटू क्या लिखने वाले हो? 1 एटम। नंबर ऑफ एटम्स आ गया। एज सिमिलर इसकी भी बात करनी पड़ेगी। अब देखो, वाटर के एक मोल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक मोल ऑफ वाटर में अगर आप बात करो तो हाइड्रोजन एटम 2 हो गए। तो इतने मोल में कितने? 0.72 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर दो, 0.72 अपॉन 18 इंटू 2 हो गए। अब दोनों को जब सॉल्व कर दोगे, जो भी हमारे उसके आंसर ये आएंगे, दोनों को सिंपल रेशियो में निकाल दो। अब उसके हिसाब से जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें हमारे किसके मोल हो गए? ये कार्बन के एटम्स हो गए। और ये किसके एटम्स हो गए? हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। आप इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो करके देखना, इसमें से जो भी ऑप्शन आ सकता है सॉल्व कर देना। तो कंबसन से डरने का नहीं, मैं फिर से समझा देता हूं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को मैंने बर्न कराया, कंबसन कराया, ये CO2 और वाटर निकल गया। अब देखो यहाँ पे CO2 का वेट दे रखा है 3.08 ग्राम। हमने पहले मोल निकाल लिया, एक मोल CO2 में एक कार्बन का एटम है, तो इतने मोल में इतने एटम्स आ गए। फिर उसी तरह से मैंने वाटर के मोल निकाल लिए। वाटर का मोल अगर मैंने देखा भाई इसमें इतने, तो हमने पहले मोल निकाल लिया। एक मोल में हाइड्रोजन 2 हैं, तो बताओ इतने मोल में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आज की क्लास के बाद आप एम्पिरिकल के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, परसेंटेज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करने वाले हैं, जहां मोलारिटी की चर्चा होगी, जहां मोलारिटी की चर्चा होगी। बहुत लंबी क्लास है अभी मोल कंसेप्ट के बाकी, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट थोड़े से लेंदी टॉपिक है। हर चीज को, हर चैप्टर, हर एक फिजिकल चैप्टर में मोल का कहीं ना कहीं टर्म तो आते ही आते हैं। तो चलो आज की क्लास में यहीं पे द एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।